बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो 9th क्लास की जो मैथ की बुक है उसकी जो हम एक्सरसाइज है, आज पहले एक्सरसाइज है 1.1, हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि वो उसके जो क्वेश्चंस हैं हम वो करने की कोशिश करेंगे वो, ताकि आपको मैं और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ को समझाऊंगा। और मैं डायरेक्ट ही एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस फ़िलहाल बुक नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस हैं और मैं क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा। तो आपने साथ साथ नोट करना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि और मैं आपको खुद करके आपको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली ये जो चैप्टर 1 है इसका नाम ही यही है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपली मैट्रिक्स को मैं आपको समझाऊँ कि जब हम नंबर्स को हम इसको नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज ब्रैकेट में, तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आपको मैं समझाऊँ तो एग्जांपल ये है, एक हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, ये हमारे पास नंबर है, इसको हम नंबर कहते हैं। अगर इसी को मैं ऐसे बंद कर दूँ मैं लार्ज ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाता है। वैसे तो 1 2 3 नंबर है, अगर इसी को हम 1 2 ये नंबर है हमारे पास, इसी को हम ऐसे बंद कर देंगे मतलब कि लार्ज ब्रैकेट में, तो हम इसको कह देंगे कि ये मैट्रिक्स है। और जब हम मैट्रिक्स क्या होता है कि आप नंबर्स को रोज़ एंड कॉलम, ये देखें ये रोज़ है ये कॉलम है, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम, रोज़ एंड कॉलम में है ये। तो ये हमारे पास ये 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए हमारे पास, ठीक हो गया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्स होते हैं। आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैं बेसिकली आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो ये है कि 2 3 -5, आप देख सकते हैं कि आपकी जो बुक है उसमें यही है। तो हमें आर्डर फाइंड करना है। तो आर्डर हमारे पास क्या होगा, अब आप देख लें आर्डर कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये देखें ये हमारे पास 2 रो हैं, एक ये वाली रो है 2 3 वाली रो है, और ये इसी तरह ये भी एक रो है। तो कितनी रो होगी हमारे पास 2, तो ये 2 रो होगी। इसी तरह 2 कॉलम भी हैं हमारे पास, एक ये वाला कॉलम हो गया, एक ये वाला कॉलम हो गया। इस डायरेक्शन में होता है वो हमारे पास कॉलम होता है, इस डायरेक्शन में होता है उसे हम रो कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर हो गया हम कहेंगे कि 2/2। हमेशा रो को पहले गिनते हैं और कॉलम को बाद में गिनते हैं। तो 2 रो 2 कॉलम हमारे पास, इसको कहेंगे हमारा जो इसका ऑर्डर है ना वो है 2/2, यानी 2 रो 2 कॉलम हमारे पास से ये इसी तरह का ये बन गया। इसी तरह अब इसका बी पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सी पार्ट में करता हूँ, सी है कि हमारे पास जी 2 और 4। अब आप खुद से अंदाज़ा करें एक सेकंड के लिए कि ये इसमें क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि हमारे पास आप देख लें इसमें रो हैं। रो मैंने आपको बताया था कि इस डायरेक्शन में होती है, तो ये हमारे पास ये क्या बन गई, रो बन गई। तो इसी तरह कॉलम कितने हैं हमारे पास, एक ये वाला कॉलम बन गया और एक ये वाला कॉलम बन गया। तो कितने हो गए, रो कितनी है हमारे पास 1। ऑर्डर हम सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर ताकि आप समझे। 1 इसका रो है बाय कॉलम कितने हो गए हमारे पास 2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, और इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रो हैं वो रोज इक्वल टू 1 कॉलम इक्वल टू 2। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 1/2 ही लिखना है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं इसके लिखने के, आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, आप ये देख लें कि इसमें क्या है कि हमारे पास 4 0 6, आप उसने कहा है कि आप इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो बहुत इजी है, इसमें आप देख लें कि हमारे पास पहले रो गिनते हैं हम, एक ये रो बन गई, एक ये रो बन गई, एक
ये रो बन गई, ठीक है। और कॉलम देख लें कितना है हमारे पास, एक ही कॉलम है देख लें, तो इसका क्या ऑर्डर होगा, जो इसका मतलब अच्छा तरीका है लिखने का वो इसी तरह है, 1 बाय आप लिख लें, तो ये अच्छा तरीका है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो इसी तरह होता है कि हम लिखेंगे 1 बाय, नहीं सॉरी 1 बाय नहीं, 3 बाय 1। हमारे पास 3 रो है और एक कॉलम है, सॉरी मैं आपको गलत हो गया था कि इसका 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो हम लिखेंगे जी 3 बाय 1। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसके सारे पार्ट देख लें, आप ई पार्ट भी है वो भी बहुत आसान है, वो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ ई पार्ट, क्योंकि आसान है तो मैं आपको यकीन समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको एक दफ़ा और समझा देता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। यानी कि क्वेश्चन ई है जो इसका पार्ट, उससे सी एफ। तो आप जहन में सोचें बच्चों को इसका क्या आंसर होगा, तो सिंपली आप इसके पास देख लें। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको ज़रूरत नहीं है इसकी लाइन गाने की, आप ज़ुबानी कर सकते हैं। 1 2 3, 3 रोज़ हो गई और कॉलम कैसे गिनेंगे 1 और 2, तो इसका आप सिंपली लिख लेंगे 3 बाय 2, तो ये इसका आर्डर हो गया। तो मैं यहाँ से रफ में कर रहा हूँ, आप नीट करेंगे तो आपके पास ये सारा लिखे हुए हैं, तो आपने जल्दी से कोई इसको रट्टा नहीं लगाना, आपने समझना है इस बात को, बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का इसके सारे पार्ट थे, आप इसको जल्दी से समझ लें तो हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 को करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैं बता दूंगा कि इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। तो हमारे पास ये बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सॉरी जे तक हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल की बहुत आसान सी डिफिनेशन है कि इक्वल मैट्रिसेस वो होती हैं कि जिनमें ऑर्डर ऑफ, मतलब हमारा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। तो हम जब कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो हमारे पास हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ जो होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का वो इक्वल होगा, तो हम तब कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो आपके पास एग्जाम्पल आपके पास ये दिए हुए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जे तक, तो आपने देखना है इसमें से जितने भी हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से इक्वल कौन है। तो आप मुझे पूरा यकीन है कि आप ये आसानी से कर लेंगे। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने इसको खुद करना है और मुझे यकीन है कि आप इसको कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं यहाँ पे 2 को स्किप कर रहा हूँ आपके लिए, वहाँ पे 3 लिख रहा हूँ कि जिसमें हमने करना है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर दी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स का क्या मतलब है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस 2b इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि ए सी हमारे पास क्यों दिया गया है और ये क्या होता है। तो आपको शायद आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो 1 2 3 4 जितने भी ये नंबर हैं हम इनको कहते हैं कांस्टेंट। इसी तरह हम मैथ में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी अपने मर्जी से हम नंबर लेते हैं इनको हम कहते हैं कि वेरिएबल। तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इस तरह हम इसको कांस्टेंट कहते हैं कि ये रुका हुआ है अपनी जगह पे, ये कायम है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। इस तरह हमारे पास हम मैथ में यूज़ करते हैं, हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये नंबर हमारे पास ए है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इमेजिन करते हैं और ये वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकता है। कभी ए की वैल्यू हम 1 कंसिडर करेंगे, कंसिडर का मतलब आपको पता है कि हम खुद सोचेंगे, हम इमेजिन करेंगे। मैथ में हम ज़्यादातर चीज़ें को इमेजिन करते हैं, तो हम कभी ए की वैल्यू को 1 इमेजिन करेंगे, कभी 2 इमेजिन करेंगे, कभी 3, कभी 1000, कभी 1000।
तो हम मुख्तलिफ ये हम चीज़ें, ये वेरिएबल हैं, हम इसको चेंज करते रहते हैं, हम इसको इमेजिन करते रहते हैं। तो ये बात है, इससे थोड़ी मुख्तलिफ होगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि हम यहाँ पर a प्लस सी, यानी कि यहाँ पे ये a भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, इसमें वो कह रहा है कि ये कुछ भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसकी इस तरह से हमारे पास नंबरिंग है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से हम, उसने अपनी मर्ज़ी से a प्लस सी, कोई पता नहीं है कि a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई वैल्यू होगी। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c -1 इज इक्वल टू 3, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसमें से a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले आप जब कुछ क्वेश्चन को कभी आपने मुश्किल नहीं समझना, हर क्वेश्चन को ये समझना है कि मैं इसको हल कर सकता हूँ। और अगर आप पहली बात ये समझ लें तो आपके लिए क्वेश्चन हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आपने समझना है कि वो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि वही जो हमने वैल्यूज़ को निकाली हैं, यानी कि उस कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b c एंड d और विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम a b c d की निकालेंगे वो यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर वो इसके बराबर आ गई तो तब हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को, तभी हमें पता चलेगा जो हमने वैल्यू निकाली हैं वो दुरुस्त हैं। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि a प्लस सी इज इक्वल टू ये 0, ये एक नंबर 1 क्वेश्चन बनेगी। इसी तरह a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 इज इक्वल, एक और हमारे पास ये क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं मैथ में। हम अपने काम को आसान करने के लिए हम इक्वेशन को ये लिख देते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। ये देखें, ये इसके सामने आ रही है तो ये इक्वल होगी, ये इसके सामने आ रहा है तो ये हम इसी तरह हम c-1 को लेंगे इज इक्वल टू आ गया 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन 3 हमारे पास। ये बेसिक चीज़ें आपने कि पहले पढ़ी होंगी तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आपका ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तो अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं, जो मैंने आपको समझाया वो समझ आ रहा है आपको या नहीं है। ये तो आपको, अब मैं आप सामने हूँ तो पता चल सकता है, ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। इसी तरह कह रहा है कि सबसे पहले हम, आप चाहें तो जिसकी वैल्यू आप चाहें निकाल सकते हैं पहले। सबसे पहले मैं आप a की पहले निकाल सकते हैं, b की जो देख रहे हैं आप, जो आसान है आपको नज़र आ रहा है, जिसकी आप वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसकी निकालें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि c-1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से मैं आसानी से 3 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा फ्राम इक्वेशन 3 वेयर c-1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है कि 3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वहाँ पर चला जाएगा 3 + 1, हमारे पास आ गई c इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास ये आ गई वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अब मैं डी की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि 4d - 6 इज इक्वल टू 2d फ्राम इक्वेशन 4। तो आप, मैं रफ अंदाज में करूँ, आप इसको बाद में नीट कर लीजिएगा। तो मैं लिखूँगा जी 4d, वहाँ पर 4d, यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, यहाँ पर आके 2d हो जाएगा, माइनस वाला 2d हो जाएगा, और ये दो जाके 6 प्लस वाला हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2d इज इक्वल टू 6। तो d यहाँ पर रहेगा, ये तो चला जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 में। तो बिल्कुल मैं आपको एक सिंपल अंदाज में, आपको सिंपलेस्ट मेथड में आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा बात समझ आ जाए, बाद में आप पूछेंगे, आप खुद करते रहेंगे इसको। तो ये अगर आपने पहले नहीं समझा तो ये समझ लें। तो मुझे तो वैसे अंदाज़ा है कि आप इसको पहले से आपको ये चीज़ आती होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी निकल आई है। आप तो हमारे पास a प्लस c है, तो हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन 1 हमने इसका नाम रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये 0 है, तो हमारे पास c की वैल्यू पहले से मौजूद है जो हमने फाइंड की हुई है। तो हम लिखेंगे a प्लस, पुट करेंगे c की वैल्यू, तो हमारे पास 4 है, वो हमारे पास 0 है। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गई है, सॉरी, a इज इक्वल टू हमारे पास -4 आ गई है। तो हम इस माइनस, जो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास c की, तो हमने अब b की फाइंड करनी है। तो b हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है हमारे पास। तो हम लिखेंगे जी फ्रॉम, तो
मैं भी एक हाथ से लिख रहा हूँ, एक हाथ से बना रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो कभी कभी समझाना भी मुश्किल हो जाती है। तो मैं माज़रत करता हूँ कि आपको कोई मतलब परेशानी है, तो मैं आपको माज़रत करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बी की है ए प्लस 2b इज़ माइनस 7 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 में मौजूद है बी, तो हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे a प्लस 2b इज़ माइनस 7। तो हम सिंपली a की वैल्यू पुट कर देंगे -4, a की वैल्यू में हमारे पास पहले से मौजूद है -4 प्लस 2b इज़ -7। 2b यहीं पे रहेगा, ये तो चला जाएगा, -7 प्लस 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -3, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास -3/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है -3/2। तो हमने a प्लस b c d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको जो हमारे पास ये जो बनी थी इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास ये ठीक है कि गलत है। तो अभी मैंने ये ए बी सी डी की वैल्यू लिख ली है जो हमारे पास अभी आई है, तो क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो सेटिस्फाई का मतलब यही था कि हम जो वैल्यू निकाली है इसको दोबारा अगर हम उसी मैट्रिक्स में डालेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास, तो क्या हमारे पास ये इसके बराबर आएगा, क्या ये इसके बराबर आएगा, ताकि हम कंफर्म करने के लिए कि हमारे पास जो वैल्यू निकाली है हमने वो ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा ए की वैल्यू क्या हमारे पास -4, इसकी सी की क्या है हमारे पास ये 4 है, ए की क्या है हमारे पास -4 प्लस 2 की बी की क्या है हमारे पास है -3/2। इसी तरह सी की क्या है हमारे पास 4 -1, और इसी तरह 4 डी की वैल्यू क्या है हमारे पास डी की 3 और -6 इक्वल टू 0 -7। 3 -2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। क्या ये 0 आ गया, ये क्या आएगा -4, ये 2 इसके 2 कट गया, ये गया -7 आ गया हमारे पास। तो 4 -3 इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, और ये 4 3 12 -6, तो क्या आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ से क्या बनेगा ये 0 -7 इज इक्वल टू 3, 2 3 6। तो ये देख लें कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारी इक्वल आ गया, हमें कोई पता नहीं था कि ए की वैल्यू क्या है। इसी तरह उसने वेरिएबल लिखे हुए थे कि हमें कोई पता नहीं कि वैल्यू क्या है, आपने पहले ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने ये वैल्यू फाइंड की है, तो हमारे पास से ये इक्वल आ गया। तो हम अब हमें पता चला है कि ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई थी, मैट्रिक्स लिखी हुई थी, वो ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 किया है, और आप खुद इसको ट्राई करें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।